गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से। मैं सूर्य प्रकाश शर्मा और हम लोग पढ़ रहे हैं बीए पार्ट फर्स्ट पॉलिटिकल साइंस पेपर सेकंड के अंतर्गत राजा राम मोहन राय के राजनीतिक विचार। अब तक हमने उनका जीवन परिचय यानी उनके जीवन की महत्वपूर्ण घटनाएं, उनके द्वारा लिखे गए पुस्तकें या पुस्तिकाएं, उनकी चर्चा की। उसके पश्चात हमने ब्रिटिश शासन के प्रति उनके दृष्टिकोण की चर्चा की। यहां से आगे आज हम बढ़ेंगे अब उनके राजनीतिक विचारों में। आगे हम बढ़ते हैं और आज हम बात करेंगे व्यक्तिगत स्वतंत्रता का समर्थन। देखिए, राजा राम मोहन राय व्यक्ति की स्वतंत्रता के प्रबल समर्थक हैं और जैसा मैंने आपसे शुरू में भी बताया था कि उनको भारतीय उदारवाद का जनक कहा जाता है, उदारवादी चिंतन का जनक कहा जाता है भारत में। और पश्चिमी उदारवादी विचारधारा का उन पर गहरा प्रभाव था। वो व्यक्ति की स्वतंत्रता तथा व्यक्ति के प्राकृतिक अधिकारों की जो अवधारणा थी उसके प्रबल समर्थक थे। यानी व्यक्ति को स्वतंत्रता मिलनी चाहिए और उसके जो प्राकृतिक अधिकारों का विचार जो पश्चिम में प्रचलित था, जॉन लॉक ने जिसको प्रतिपादित किया था, ब्रिटेन के एक दार्शनिक थे जॉन लॉक। उन्होंने 17वीं शताब्दी में प्राकृतिक अधिकारों के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। और ये प्राकृतिक अधिकार कौन से थे? 3 अधिकारों की बात की थी जॉन लॉक ने: जीवन, स्वतंत्रता और संपत्ति। इन 3 प्राकृतिक अधिकारों की बात की थी उन्होंने। और जहाँ तक राजा राम मोहन राय का सवाल है, उन्होंने इन 3 अधिकारों के साथ साथ व्यक्ति के नैतिक अधिकारों की बात भी की, नैतिक स्वतंत्रता की भी बात की। भाई, नैतिक क्षेत्र में भी व्यक्ति को स्वतंत्रता मिलनी चाहिए। उसको जो है एक जीवन में जो है एक धर्म का अंधानुकरण करने की जरूरत भी नहीं है उसको। उनको भी उन धर्म के सिद्धांतों को भी परखने का अधिकार उसके पास होना चाहिए। यूँ हम कह सकते हैं एक तरह से नैतिक क्षेत्र में भी उसके पास अधिकार होने चाहिए, स्वतंत्रता होनी चाहिए। उदारवाद के साथ साथ राजा राम मोहन राय ने इस बात पर भी बल दिया कि व्यक्ति की स्वतंत्रता, जो पश्चिम की जो धारणा थी, वो व्यक्ति केंद्रित थी। राजा राम मोहन राय ने उदारवाद के साथ साथ समाज के सामान्य हित पर भी बल दिया। यानी व्यक्ति की स्वतंत्रता को व्यक्ति के हित और समाज के हित दोनों के बीच तालमेल पर बना करके चलना चाहिए, इस बात पर उन्होंने बल दिया। व्यक्ति की स्वतंत्रता केवल व्यक्ति के लिए नहीं हो, बल्कि सामान्य हित, समाज का जो सामान्य हित है उसके अनुरूप भी होनी चाहिए। दोनों के समन्वय पर बल दिया उन्होंने। जिसको हम उदारवाद का जो आधुनिक दृष्टिकोण था उसकी बात करते हैं, सकारात्मक उदारवाद जिसको हम कहते हैं। आपको पता है कि उदारवाद के 2 पक्ष थे। अब जब हम उदारवाद पढ़ेंगे तब मैं आपको बताऊंगा, फर्स्ट पेपर में विस्तार से समझाऊंगा। फिलहाल यहाँ बता देता हूँ कि उदारवाद के 2 रूप थे। एक परंपरागत क्लासिकल लिबरलिज्म, परंपरागत उदारवाद, इसका मतलब जो व्यक्ति की पूर्ण स्वतंत्रता की बात करता था, व्यक्ति के जीवन पर सभी प्रकार के प्रतिबंधों को खत्म करने की बात करता था, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक क्षेत्र में। और दूसरा था आधुनिक उदारवाद या सकारात्मक उदारवाद, जो व्यक्ति की स्वतंत्रता को समाज के सामान्य हित के लिए सीमित करने पर बल देता था, यानी राज्य के हस्तक्षेप को आवश्यक मानता था कतिपय परिस्थितियों में। राजा राम मोहन राय का भी विचार कुछ इसी प्रकार का था। वो व्यक्तिगत स्वतंत्रता और समाज के सामान्य हित के मध्य समन्वय पर बल देते थे और वो ये मानते थे कि राज्य को समाज सुधार और शिक्षा के लिए व्यक्ति के जीवन में हस्तक्षेप करने का अधिकार मिलना चाहिए, व्यक्ति की स्वतंत्रता को सीमित करने का अधिकार होना चाहिए। राजा राम मोहन राय ने अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और प्रेस की स्वतंत्रता पर भी बल दिया। इसके बारे में हम आगे और चर्चा करेंगे। नेक्स्ट, प्रेस की स्वतंत्रता की बात करते हैं। प्रेस की स्वतंत्रता के प्रबल समर्थक थे
राजा राममोहन राय। मैंने आपसे बताया कि राजा राममोहन राय एक पत्रकार थे। उन्होंने संवाद कौमुदी नाम का समाचार पत्र बंगाली में भाषा में प्रकाशित किया था और एक मिरातुल अखबार नाम से पर्शियन भाषा पारसी भाषा में एक अखबार प्रकाशित करते थे। और जब भारत में जो ब्रिटिश शासन था उसने 1823 में प्रेस की आज़ादी पर कुछ प्रतिबंध लगाने चाहे, तो उसके विरुद्ध प्रेस की स्वतंत्रता के समर्थन में उन्होंने भारत में सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका प्रस्तुत की। और जब वहाँ नहीं सुना गया तो उन्हें वो आगे चल करके अपने मित्रों के साथ उन्होंने ब्रिटिश सम्राट के सम्मुख एक याचिका प्रस्तुत की 1823 में। उस याचिका में उन्होंने क्या लिखा था? उन्होंने लिखा कि स्वतंत्र प्रेस ने अब तक दुनिया के किसी भी भाग में क्रांति को जन्म नहीं दिया है, क्योंकि जब स्थानीय अधिकारियों के कृत्यों से उत्पन्न कठिनाइयां प्रेस के माध्यम से जनता सर्वोच्च सरकार के समक्ष प्रस्तुत करके समाधान प्राप्त कर लेती है, तो संतोष का कारण ही समाप्त हो जाता है। उन्होंने एक सबसे बड़ी बात यह है, एक जो शुरुआत की लाइन है इस वाक्य की, ये तो पूरा कारण उन्होंने समझा दिया कि भाई जनता क्रांति क्यों करेगी? प्रेस को जो है अंग्रेज अफसर कहते थे कि भाई क्रांति को जन्म देती है प्रेस। राममोहन राय ने कहा क्यों देगी क्रांति को जन्म? जब छोटे अधिकारियों के विरुद्ध अपनी बात प्रेस के माध्यम से सरकार बड़े अधिकारियों तक पहुंचा देगी और समस्या का समाधान हो जाएगा, तो क्रांति की आवश्यकता ही नहीं होगी। क्रांति तब होगी जब प्रेस में को आज़ादी नहीं मिलेगी, अंदर ही अंदर विद्रोह पनपेगा। तो उन्होंने कहा कि स्वतंत्र प्रेस ने दुनिया के किसी भी कोने में अब तक किसी क्रांति को जन्म नहीं दिया है। ये बहुत बड़ी बात अपने आप में है, एक याद रहने वाली बात है ये। उन्होंने कहा जो प्रेस के विरोधी हैं, प्रेस की स्वतंत्रता के जो विरोधी लोग हैं, वो ये कहते हैं कि भले आज प्रेस की स्वतंत्रता से कोई खतरा नहीं है, लेकिन भविष्य में किसी स्थिति में ये सरकार के लिए मुसीबत बन सकती है, इसलिए प्रेस को आज़ादी नहीं मिलनी चाहिए। प्रेस माने अखबारों को, समाचार पत्रों को। प्रेस का मतलब ये अखबार और समाचार पत्रों से है आपका, कि उनको लिखने की आज़ादी नहीं होनी चाहिए, उस पर सरकार का नियंत्रण होना चाहिए। सरकार का ये पक्ष था। राजा राममोहन राय कहते नहीं, प्रेस को आज़ादी मिलनी चाहिए। और इसके लिए उन्होंने, मैंने जैसे बताया आपको, 1823 में एक याचिका प्रस्तुत की सम्राट के पास, पहले सुप्रीम कोर्ट के पास, फिर सरकार के पास। और उन्होंने इस बात पर बल दिया कि प्रेस की जो स्वतंत्रता है वो शासकों के लिए भी लाभदायक है और शासितों के लिए भी लाभदायक। शासकों का फायदा तो यह है कि इससे क्रांतियां नहीं होती, उनका शासन निरंतर बना रहता है। और शासितों के लिए फायदा यह है कि प्रेस के माध्यम से वो अपनी बात सरकार तक पहुंचा देते हैं। दोनों के लाभ के लिए है। वे जो है ऐसा भी नहीं मानते थे कि प्रेस को पूर्ण आज़ादी मिल जाए, पूरी तरह से आज़ाद हो जाए प्रेस, कोई नियंत्रण न रहे। नियंत्रण की आवश्यकता को महसूस करते थे, लेकिन मनमाने नियंत्रण के विरोधी थे वो। प्रेस पर मनमाना नियंत्रण नहीं होना चाहिए सरकार। युक्त नियंत्रण तो ठीक, क्योंकि किसी को भी ज़्यादा आज़ादी मिलती है तो उसका दुरुपयोग हो सकता है, लेकिन सीमित मतलब प्रेस को जो है सीमित प्रतिबंध लगाने का अधिकार तो सरकार को होना चाहिए, लेकिन असीमित नहीं। नेक्स्ट हम बात करते हैं राष्ट्रीय स्वाधीनता के संबंध में उनके क्या विचार थे, इसकी बात करते हैं। देखिए, स्वतंत्रता के हमने दो आयामों की बात की, एक तो व्यक्तिगत स्वतंत्रता, और व्यक्तिगत स्वतंत्रता से ही फिर निकल के जाती है प्रेस की स्वतंत्रता। इसको अभिव्यक्ति की आज़ादी कहते हैं, विचार अभिव्यक्ति की आज़ादी, उसी से प्रेस की आज़ादी निकल करके आती है। भारत के संविधान में भी अनुच्छेद 19 में हमको जो है विचार अभिव्यक्ति की आज़ादी दी गई है, लेकिन प्रेस की आज़ादी उसमें नहीं लिखी गई। पर सुप्रीम कोर्ट ने बाद में कहा कि विचार अभिव्यक्ति की आज़ादी में ही जो है प्रेस की आज़ादी भी शामिल है। अब हम बात करते हैं राष्ट्रीय स्वाधीनता की। वे देशों स्वतंत्रता के समर्थक थे। जैसे व्यक्तिगत स्वतंत्रता की बात की थी उन्होंने, वैसे राष्ट्रीय स्वाधीनता के भी वो समर्थक थे, लेकिन भारत की आज़ादी की उन्होंने कभी बात नहीं की।
अंग्रेजी शासन से भारत की आज़ादी की बात उन्होंने स्पष्ट रूप से कहीं नहीं कही, बल्कि जैसा मैंने पहले बताया आपसे, वो भारत में ब्रिटिश शासन के समर्थक थे। स्वतंत्रता के संबंध में उनका विचार था कि स्वतंत्रता के शत्रु और निरंकुशवाद के समर्थक न तो कभी पूर्ण रूप से सफल हुए हैं और न ही भविष्य में सफल होंगे। यानी जो स्वतंत्रता के विरोधी लोग हैं वो पर थोड़े समय के लिए सफल हो सकते हैं, लेकिन हमेशा सफल नहीं हो सकते। इसमें बड़ा संदेश छिपा हुआ है कि भाई हर देश को उसकी आज़ादी निश्चित रूप से मिलती है, कुछ समय लग सकता है, यानी आज़ादी सबका अधिकार है, सबको मिलेगी। ये इसका संदेश ये है। उन्होंने दुनिया भर के देशों में आज़ादी की बात की। जब 1930 में 1830 में फ्रांस की क्रांति हुई और वहाँ पर चार्ल्स दशम के पतन से वो प्रसन्न हुए थे। फ्रांस की क्रांति से वो प्रसन्न थे क्योंकि जनता को आज़ादी मिली थी उससे। इसी तरह से ऑस्ट्रिया द्वारा जब नेपल्स की स्वतंत्रता को छीना गया तो उससे वो दुखी थे। नेपल्स इटली का एक क्षेत्र है जो इटली में आता है आजकल, उस समय स्वतंत्र था। तो यानी वो यूरोप में जब किसी देश की आज़ादी छीनी तो उसका उन्हें दुख हुआ, उन्होंने उसके प्रति दुख, अपना खेद व्यक्त किया। और जब कोई देश या कोई जनता को स्वतंत्रता मिली तो उसका उन्होंने समर्थन किया, उस पर प्रसन्नता हुई उन्हें। इससे स्पष्ट हो जाता है कि वो राष्ट्रीय स्वाधीनता के समर्थक थे। जहां तक भारत का सवाल है, जैसे मैंने पहले भी कहा कि भारत की राजनीतिक स्वाधीनता का समर्थन नहीं किया था उन्होंने, लेकिन इसका मतलब ये नहीं था कि वो भारतीयों के अधिकारों की बात नहीं करते थे। वो भारतीयों के अधिकारों की बात करते थे। जैसे प्रेस की आज़ादी के संबंध में उन्होंने बात की थी, मैंने आपसे पहले ही बताया। स्त्रियों के अधिकारों की बात उन्होंने की थी। कास्ट किसानों के अधिकारों की उन्होंने बात की थी। जो न्यायिक प्रक्रिया में जो वादी प्रतिवादी होते हैं उनके अधिकारों की बात की थी। यानी भारतीयों के अधिकारों की बात करते थे वो, लेकिन भारत की आज़ादी की बात उन्होंने कभी नहीं की। क्यों नहीं की, आप बिल्कुल निश्चित रूप से सही समझ सकते हैं कि वो समय नहीं था जब आप भारत की आज़ादी की बात कर सकते थे। आप उस समय केवल भारतीयों के अधिकारों की ही बात कर सकते थे। वही नहीं, बल्कि उनके 60-70 साल बाद जब कांग्रेस की स्थापना हुई तब भी कांग्रेस ने प्रारंभिक वर्षों में भारत की आज़ादी की बात नहीं की। बहुत बाद में तिलक जब राजनीति में, मतलब यूँ कहें कि राष्ट्रीय राजनीति में नेतृत्व करने लगे जब, तब जाकर के भारत की आज़ादी की बात शुरू हुई थी। उससे पहले किसी ने बात नहीं की थी भारत की आज़ादी की। तो राजा राममोहन के राय के लिए तो ये स्वाभाविक था कि वो भारत की आज़ादी की बात नहीं करते उस समय। हालांकि उनके जो समर्थक हैं, जैसे बीसी पाल का मैंने उल्लेख किया है, वो मानते हैं कि राजा राममोहन राय पहले व्यक्ति थे जिन्होंने भारत की स्वाधीनता का समर्थन किया था, संदेश दिया था। जैसे पहले, हालांकि ये सच नहीं है उस हद तक, लेकिन हाँ, उन्होंने भारतीयों के अधिकारों की बात जरूर की थी, इसमें कोई शक नहीं है। उन्होंने भारत की आज़ादी की बात नहीं की थी, ये स्पष्ट है बिल्कुल। उन्होंने तो बल्कि ब्रिटिश शासन का समर्थन ही किया था भारत में। नेक्स्ट है साहब, इसी क्रम में हम आगे बढ़ते हैं। वीपी वर्मा क्या कहते हैं? वो वीपी वर्मा एक भारतीय राजनीतिक चिंतन पर लिखने वाले बड़े विद्वान लेखक हैं। अगर आप एमए में पढ़ते हैं तो एमए में आपको इनकी किताब जरूर पढ़नी चाहिए, राजनीति विज्ञान अगर आप पढ़ें तो। वीपी वर्मा क्या कहते हैं कि राजा राममोहन द्वारा प्रतिपादित एवं प्रचारित भारत की बौद्धिक तथा सामाजिक मुक्ति के विचारों से के महत्व को तो मैं स्वीकार करता हूं, किंतु अति उत्साह में उन्हें भारत की राजनीतिक मुक्ति का अग्रदूत मानने वालों से मैं सहमत हूं। बिल्कुल सही बात उन्होंने कही है कि भाई उन्होंने भारत की बौद्धिक और सामाजिक आज़ादी की बात तो की थी उन्होंने, ठीक। भारत जो सामाजिक कुरीतियों में फंसा हुआ था, रूढ़िवादिता में फंसा हुआ था, उससे आज़ादी की बात की थी भारतीय समाज की, और बौद्धिक आज़ादी की भी बात की थी, लेकिन उन्होंने भारत की राजनीतिक स्वाधीनता की बात कभी नहीं की। ऐसा वीपी वर्मा भी मानते हैं।
तो कुल मिलाकर के, जैसा मैं पहले भी बता चुका हूँ, जब उन्होंने भारत की आज़ादी की बात नहीं की तो उसके पीछे उस समय की परिस्थितियाँ थीं, अन्य कोई कारण नहीं था। अगर वो 100 साल बाद हुए होते निश्चित रूप से वो भारत की आज़ादी की भी बात करते। आगे हम बढ़ते हैं। भारत में न्यायिक प्रणाली में सुधार की बात की थी उन्होंने। नेक्स्ट, न्यायिक प्रणाली में किस प्रकार के सुधारों की बात की उन्होंने? पहली बात तो उन्होंने की कि जो अधिकारी होते हैं उनके प्रशासनिक और न्यायिक दायित्वों का पृथक्करण होना चाहिए। यानी एक ही व्यक्ति न्यायाधीश और प्रशासक दोनों नहीं होना चाहिए। जैसा हमारे संविधान में भी कहा गया, अनुच्छेद 51 में राज्य नीति निर्देशित सिद्धांतों में ये बात कही गई है। दूसरी बात उन्होंने कही कि विधियों का संहिताकरण होना चाहिए, कानूनों का कोडिफिकेशन होना चाहिए, कानून एक जगह होने चाहिए, कानून बिखरे पड़े अलग अलग, उनको एक पुस्तक के रूप में प्रकाशित किया जाना चाहिए। जूरी प्रणाली का समर्थन किया। जूरी प्रणाली का मतलब ये है कि समाज के जो प्रतिष्ठित लोग हैं उनकी भूमिका होनी चाहिए न्यायिक प्रणाली में। नेक्स्ट, भारतीय अपराध विधि संहिता जो प्रचलित कानूनों पर आधारित हो, ऐसी एक भारतीय अपराध विधि, यानी जिसको आजकल CRPC कहते हैं, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड ऑफ इंडिया, उस टाइप का एक कानून बनाया जाना चाहिए जो भारत में प्रचलित विधियों के संकलन पर आधारित होना चाहिए, ये उन्होंने कहा था। फिर उन्होंने कहा न्यायिक निर्णयों के प्रकाशन की व्यवस्था होनी चाहिए। उन्होंने ये बताया कि भारत में उस समय जो न्यायालय द्वारा जो निर्णय दिए जाते थे उनका प्रकाशित करने की कोई व्यवस्था नहीं थी, और उससे समस्या क्या होती थी कि जनता को पता नहीं होता था कि न्यायालय ने किस मामले में क्या निर्णय दिया, और वो भविष्य में उस प्रकार के मुकदमों में उस निर्णय का लाभ मिल पाना मुश्किल होता था। नजीर के रूप में उनको इस्तेमाल नहीं किया जा पा रहा था क्योंकि जनता को पता ही नहीं होता था। नेक्स्ट, उन्होंने ये कहा कि न्याय जो है, न्याय मांगने वालों की भाषा और न्याय देने वालों की भाषा एक होनी चाहिए। न्यायाधीश तो अंग्रेजी में बात करते थे और न्याय मांगने वाले लोकल भाषा में बात करते थे, तो उनके बीच में संवाद की कमी थी, ऐसा वो मानते थे। तो इसलिए एक कॉमन लैंग्वेज की बात उन्होंने की। नेक्स्ट, राज्य के कार्य क्षेत्र के बारे में उनका क्या विचार था? जैसे मैंने पहले भी कहा, वो उदारवादी मूल्यों में आस्था रखते थे, व्यक्ति की स्वतंत्रता की बात करते थे, लेकिन जैसे मैंने बताया कि व्यक्ति की स्वतंत्रता और सामाजिक हित के बीच तालमेल की भी बात करते थे। और इसलिए वो मानते थे कि समाज सुधार के लिए और शिक्षा के लिए राज्य के हस्तक्षेप का समर्थन उन्होंने किया। TH ग्रीन का कुछ प्रभाव उन पर इससे प्रतीत होता है कि समाज सुधार के लिए और शिक्षा के लिए, शिक्षा के प्रसार के लिए राज्य को हस्तक्षेप करना चाहिए व्यक्ति की स्वतंत्रता में। साथ ही उन्होंने जमींदारों के निजी संपत्ति के अधिकार का तो समर्थन किया, किंतु गरीब किसान को शोषण से बचाने पर भी बल दिया उन्होंने कि ठीक है भाई, जमींदार का अधिकार होना चाहिए जमीन पर, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वो गरीब किसान का शोषण ना करे, इसकी भी व्यवस्था होनी चाहिए, इसकी और ये व्यवस्था राज्य को करनी चाहिए। और उन्होंने ये कहा था भाई ये व्यवस्था होनी चाहिए कि जमींदार अपनी इच्छानुसार लगान न बढ़ा सके, सरकार तय कर दे लगान, उतना ही लगान वो किसान से वसूल सके, ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए। तो उनको इनके इन विचारों के आधार पर न तो हम उदारवादी कह सकते हैं पूर्णतया, और न पूर्णतया समाजवादी। वो परंपरागत उदारवादी नहीं थे और पूर्णतया समाजवादी भी नहीं थे, बीच का मार्ग उन्होंने अपनाया था इस मामले में। उनकी भारत की विशिष्ट परिस्थितियों पर आधारित थे उनके विचार। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं, राजस्व सुधार। वो क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी के अंदर उन्होंने काम किया था राजस्व विभाग में, तो इस राजस्व की जो समस्याएं थी उनसे वो वाकिफ थे, राजस्व प्रशासन की, और इसके लिए उन्होंने कुछ सुधार की बात की। उन्होंने सबसे पहली बात तो उन्होंने इन सुधारों पर बल देते हुए पहली बात उन्होंने की कि प्रशासन का भारतीयकरण होना चाहिए, यानी भारतीयों को अधिक संख्या में प्रशासन में भर्ती किया जाना चाहिए, और सेवा के लिए न्यूनतम 22 वर्ष की आयु तय उन्होंने उचित माना।
आजकल तो 18 है, उस समय उन्होंने 22 को उचित माना। और 22 को उचित मानने का मतलब ये था कि भाई वो एक परिपक्व आयु का व्यक्ति को ही प्रशासन में भर्ती किया जाना चाहिए, ये उनका बल था। और प्रशासन के भारतीयकरण से उनका आशय ये था कि भाई भारतीयों को अधिक संख्या में भर्ती किया जाए, नौकरियां दी जाए, ताकि प्रशासन पर का भार कम हो। क्योंकि एक अंग्रेज व्यक्ति को उसी पद पर रहने के लिए ज़्यादा वेतन देना पड़ता था, और एक भारतीय व्यक्ति को उसी पद के लिए कम वेतन देना पड़ता था। तो कंपनी का बोझ कम होगा तो जनता पर करों का बोझ कम होगा, ऐसा उनका मानना था। तीसरी बात, गरीब किसानों की स्थिति में सुधार के लिए उन्होंने जो है लगान में कमी करने का समर्थन किया। लगान बहुत अधिक नहीं होना चाहिए, उन्होंने इस बात पर बल दिया। फिर उन्होंने जमींदारों के लगान में वृद्धि करने के अधिकार पर जो है रोक लगाने की बात की। भाई सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए कि जमींदार मनमाना लगान वसूल ना कर सके। फिर उन्होंने कहा कि विलासिता की वस्तुओं पर अधिक कर लगाना चाहिए ताकि कृषि पर करों का बोझ कम हो सके। और वो प्रशासन पर जो व्यय था उसको कम करना चाहते थे। नेक्स्ट स्लाइड पे हम चलते हैं। वो विधि और नैतिकता के संबंध में उनके क्या विचार थे। कानून और नैतिकता की बात उन्होंने कही, तो उस पर उनका क्या विचार था। देखिए, नैतिकता और कानून दो अलग अलग क्षेत्र हैं। वो भी कानून और नैतिकता को अलग अलग मानते थे, भी दोनों का क्षेत्र अलग अलग है। लेकिन उनको ये जो विचार था हिंदू विधिवेत्ताओं से मिला था, पश्चिम से नहीं मिला था। बहुत कुछ उन्होंने पश्चिम से सीखा, लेकिन ये विचार कि कानून और नैतिकता दो अलग अलग चीजें हैं, ये विचार उनको प्राचीन हिंदू विचारकों से मिला था। और इसका मतलब ये था कि कई सारे कुछ काम ऐसे हो सकते हैं जो अनैतिक हो सकते हैं, लेकिन वो अविधि मान्य या गैर कानूनी हो ये जरूरी नहीं है। जैसे आप अपने शिक्षक को नमस्ते करें न करें तो ये अनैतिक तो हो सकता है, लेकिन ये अपराध नहीं है। आप अपने पिताजी को प्रणाम करें न करें या प्रणाम न करें, इसको अनैतिक कहा जा सकता है, लेकिन ये अपराध नहीं, इसके लिए आपको दंडित नहीं किया जा सकता। ये उनका कहना था। नेक्स्ट, मानववाद। राजा राममोहन राय सच्चे अर्थों में मानववादी थे। वो मानव की स्वतंत्रता की बात करते थे और सभी प्रकार के बंधनों से मुक्त करने की बात कर रहे थे। यानी उसको आज जो हम सामाजिक राजनीतिक स्वतंत्रता की बात तो की, साथ में उन्होंने नैतिक आज़ादी की भी बात की थी। वो मानते थे कि मानव जाति एक परिवार है, जैसे वसुंधैव कुटुंबकम की बात हम लोग करते हैं, उसी प्रकार की बात उन्होंने की। और उनका कि विभिन्न राष्ट्रीयताओं के जो लोग हैं वो उसकी शाखाएं हैं। उन्होंने मानव की व्यक्तिगत और राजनीतिक स्वतंत्रता के साथ साथ नैतिक एवं आध्यात्मिक स्वतंत्रता का भी समर्थन किया। यानी आध्यात्मिक क्षेत्र में भी व्यक्ति को स्वतंत्रता मिलनी चाहिए। वो किसी चर्च या किसी मौलवी या किसी जो है कहें कि धर्म विशेष की बातों को पालन करने के लिए बाध्य नहीं किया जाना चाहिए। उसको स्वतंत्रता होनी चाहिए उसको। उन्होंने विभिन्न धर्मों का अध्ययन किया था, मैंने आपको पहले भी बताया हूँ। इस्लाम का उनको अच्छा ज्ञान था, ईसाईयत के बारे में बहुत अच्छे जानते थे, यहूदी धर्म के बारे में भी उन्होंने अध्ययन किया था। और इसी कारण से वो सार्वभौम धर्म की आवश्यकता पर बल देते थे। उनको मानना था कि हर धर्म में अच्छाइयाँ हैं और कालांतर में हर धर्म में कुछ बुराइयाँ आ गई हैं, तो एक ऐसे धर्म की आवश्यकता है जो सब धर्मों की अच्छाइयों पर आधारित हो। और इस प्रकार से उन्होंने जो है वो एक मानव जाति को एक सूत्र में बांधने की बात की उन्होंने सार्वभौम धर्म के माध्यम से। जो प्रसिद्ध ब्रिटिश विचारक थे बेंथम, उन्होंने भी उनके मानववादी विचारों की और सार्वभौमिकतावादी विचारों की बहुत प्रशंसा की। एक दो चीज़ें और हैं, उनको करके हम इस टॉपिक को ख़त्म करते हैं आज। नेक्स्ट है
महिला अधिकारों का समर्थन उन्होंने किया। बहुत उस समय देखिए, आज के लगभग 200 साल पहले बहुत बड़ी बात है महिलाओं के अधिकारों पर बात करना, और इस मामले में वाकई उनका योगदान बहुत महत्वपूर्ण है। उसके बाद जो है स्वामी दयानंद सरस्वती ने और विवेकानंद आदि ने भी बात की महिलाओं के अधिकारों की, लेकिन सब शुरुआत राजा राम मोहन राय करते हैं। उन्होंने ये बताया कि तर्क और इतिहास के आधार पर उन्होंने ये प्रतिपादित किया कि विकास के अवसर मिलने पर स्त्रियां बौद्धिक और मानसिक तथा चारित्रिक दृष्टि से पुरुषों से श्रेष्ठ सिद्ध होंगी। उन्होंने ये बताया कि अगर महिलाओं को मौका दिया जाए तो निश्चित रूप से वो बौद्धिक दृष्टि से, मानसिक दृष्टि से और चारित्रिक दृष्टि से पुरुषों से श्रेष्ठ होंगी। आप देख लीजिए, मेरिट में ज़्यादातर लड़कियां आ रही हैं आजकल। क्यों? कि उनको मौका मिल रहा है, उन्होंने प्रमाणित कर दिया। एक ज़माना था जब महिलाओं को चूल्हे चौके तक सीमित रखा जाता था, अब उनको अधिकार मिला है पढ़ने लिखने का, तो लड़कों से आगे निकल रही है। और अन्य क्षेत्रों में भी, यानी कुल मिला के महिलाएं जो हैं, उन्होंने इस धारणा का खंडन किया कि महिलाएं अयोग्य होती हैं, जो पहले प्रचलित थी उस समय तक, उसका उन्होंने खंडन किया और कहा कि अगर मौका देंगे उनको तो पुरुषों से भी ज़्यादा योग्य है। और इसलिए उन्होंने स्त्री शिक्षा का प्रबल समर्थन किया, स्त्री के अधिकारों का समर्थन किया। सती प्रथा का विरोध किया उन्होंने, पता ही है आपको, और उसके उन्मूलन के लिए एक कानून भी बनवाया। बहुपत्नी प्रथा जो प्रचलित थी वहाँ पर, उसका भी विरोध किया उन्होंने। विधवा विवाह का समर्थन किया। संपत्ति में महिलाओं को समान अधिकार का भी उन्होंने समर्थन किया। और उन्होंने एक पुस्तक भी लिखी जिसमें उन्होंने प्रतिपादित किया कि प्राचीन समय में हिंदू धर्म में जो है महिलाओं के अधिकारों, महिलाओं को उत्तराधिकार प्राप्त था, लेकिन बाद में उसमें बदलाव आ गया। आर्थिक विचारों की अगर हम बात करें तो संपत्ति के अधिकार का उन्होंने समर्थन किया। महिलाओं के संपत्ति के उत्तराधिकार का अधिकार का भी उन्होंने समर्थन किया। भूमि पर जमींदारों के स्वामित्व का समर्थन किया उन्होंने। भूमि का लगान सरकार द्वारा तय किया जाए, इस बात का भी उन्होंने समर्थन किया, यानी जमींदार मनमाना लगान वसूल न करें, किसानों के अधिकारों की रक्षा हो सके, इसकी बात की उन्होंने। किसानों को शोषण से बचाने की बात उन्होंने की। और अंत में उन्होंने शिक्षित और उद्यमशील जो यूरोपवासियों के भारत में बसने की बात की। उन्होंने कहा कि भारत को अगर आर्थिक दृष्टि से आगे ले जाना है तो जरूरी है कि यूरोपीय लोगों को भारत में बसने का मौका दिया जाए। फिर सामाजिक और धार्मिक सुधार की बात करें तो उन्होंने धर्म के प्रति विवेकवादी दृष्टिकोण अपनाया। हिंदू समाज में विद्यमान बुराइयों के उन्मूलन के प्रति उन्होंने जो है वो समर्पित रहे, उसके लिए काम किया, सैद्धांतिक स्तर पर और व्यवहारिक स्तर पर, दोनों स्तरों पर। महिला शिक्षा और अधिकारों का समर्थन किया उन्होंने, और रूढ़िवादिता और अंधविश्वासों का उन्होंने खंडन किया। ये सब बातें हम कर चुके हैं किसी न किसी रूप में। अब हम आते हैं निष्कर्ष पर, अंतिम बात। तो हम आज किस रूप में याद करें राजा राममोहन राय को? पहली बात तो ये है कि भारत में उदारवाद के जनक थे, काफ़ी चर्चा हम इसकी कर चुके हैं। यानी उदारवाद विचारों का पहली बार प्रतिपादन आधुनिक भारत में उन्होंने ही किया था। दूसरी बात, भारत में संवैधानिक आंदोलन के भी जनक हम उनको कह सकते हैं, क्योंकि उन्होंने प्रेस की आज़ादी के खिलाफ, प्रेस की स्वतंत्रता के लिए जो है उन्होंने पहली बार एक प्रार्थना पत्र सम्राट के पास भेजा था, जो एक प्रमाण है कि वो पहले उदारवादी थे। उदारवादी आंदोलन की उन्होंने शुरुआत की थी भारत में। हालांकि वो भारत की आज़ादी के लिए नहीं था, वो जनता के अधिकारों के लिए था, और कांग्रेस के ने भी शुरू में यही किया था। इसलिए हम कह सकते हैं उनको कि हम उनके उदारवादी जो संवैधानिक आंदोलन था उसकी शुरुआत के बीज हमें उनके कार्यों में मिलते हैं। तीसरी बात, धर्म और समाज सुधार के क्षेत्र में उनका बहुत बड़ा योगदान है, इसमें कोई शक नहीं है। और सार्वभौमवाद और मानववाद भी उनकी एक देन है। तो इस प्रकार से वो, इन्हीं कारणों से उनको जो है आधुनिक भारत का अग्रदूत या निर्माता कहा जाता है। उम्मीद है आपको ये बात समझ में आई होगी। कोई कठिनाई हो तो आप मुझे कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं, या व्हाट्सएप ग्रुप में आप मुझे मैसेज करके अपनी बात रख सकते हैं। धन्यवाद।